इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जजेस खुद चाह रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी इसका फैसला है। मैं पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह इसका जो केस का नतीजा होगा वो पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, यानी एक चीफ एग्जीक्यूटिव का इत्तेसाब होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, पानामा केस में जिस नौयत के सबूत अदालत उज़्मा के रूबरू पेश किए जा रहे हैं, इससे जवाबात कम मगर सवालात ज्यादा उठने लगे हैं। हामिद खान ने खुद पर तनकीद के बाद पीटीआई की जो अदालती जंग है इससे किनारा कशी अख्तियार कर ली है। तो क्या पीटीआई अदालती जंग मौसर तौर पर लड़ने में नाकाम रही है? सबसे पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या 2015 की कहानी यहां पर दोहराई जाएगी जब इंतखाबी धांधली केस पर इंक्वायरी कमीशन ने पीटीआई के सबूतों को नाकाफी करार दिया था और इस पर फिर हुकूमत को क्लीन चिट दे दी गई थी? क्या ये कहानी दोबारा से दोहराई जाएगी? अब अगर इमरान खान लंदन इसलिए जा रहे हैं कि शरीफ खानदान के खिलाफ मेफेयर फ्लैट्स के बारे में मजीद सबूत इकट्ठे कर सकें, तो क्या इस सब मामले में बहुत ताखीर नहीं हो चुकी? ये काम बहुत पहले नहीं कर लेना चाहिए था? अदालत उज़्मा ने केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी है, जब 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में मौसम सरमा की जो छुट्टियां हैं इनका आगाज हो जाएगा और उसके साथ ही चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की रिटायरमेंट का भी वक्त आ जाएगा। फिर दूसरी जानिब हुकूमत भी कतरी शहजादे का खत बतौर सबूत पेश करके कुछ नए पिंडोरा बॉक्सेस को खोल रही है। पानामा केस पर यह अदालती जंग आखिर कहां जा रही है और वजीर दाखिला चौधरी निसार की मौजूदगी में इमरान खान का लंदन पहुंचना, इसकी कितनी अहमियत है, इसका क्या मतलब है, इस पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कराची को, जहां पर शहर के मेयर वसीम अख्तर जेल से बाहर आकर अब तगोदो कर रहे हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो कराची शहर में मसाइल के अंबार लगे हैं इसको काबू किया जाए, इन मसाइल को हल किया जाए, लेकिन उनका शिकवा है कि इनके पास ना तो इख्तियारात हैं और ना ही इन्हें वो काम करने की इजाजत है जो एक मेयर को होनी चाहिए। आज वो सिंध असेंबली भी पहुंचे, जहां वही कहना था कि वो सिंध हुकूमत से बात करेंगे ताकि कराची की डेवलपमेंट को शुरू किया जा सके। क्या वसीम अख्तर बतौर मेयर अपना लोहा मनवा सकेंगे? क्या सिंध हुकूमत इन्हें वो तमाम इख्तियारात देगी जिसका वो तकाजा कर रहे हैं? क्या कराची में जो मौजूद 3 एमक्यूएम ग्रुप्स बन चुके हैं मौजूदगी में जो शहर के अमन का मुस्तकबिल है, क्या इस पर एक सवालिया निशान नहीं लग जाता? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है इमरान इस्माइल साहब हैं, पीटीआई के रहनुमा जफर हिलाली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अमजद शुएब साहब हैं, मोहम्मद जुबैर हमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से ज्वाइन करेंगे और साथ ही 92 न्यूज के लंदन के नुमाइंदे गुलाम हुसैन अवान ने भी हमें ज्वाइन किया है। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डिस्कशन का आगाज मैं गुलाम हुसैन अवान से करती हूँ ताकि पता चले जो लंदन हर कोई पहुंच रहा है। चौधरी निसार मौजूद है, गुलाम हुसैन अवान वहां पर, खान साहब जा रहे हैं, नईमुल हक हैं वहां पर, वो उनके साथ जा रहे हैं, शेख रशीद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं। इमरान खान तो कहा जा रहा है कि अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं, 5 महीने हो गए वो बच्चों से नहीं मिले। तो बाकी जो पीटीआई की इतनी क़यादत वहां पे जा रही है, क्या मतलब है? क्या कोई प्लान तैयार किया जा रहा है या बाकी जो अदालत ने कहा है कि पीटीआई सबूत दे रही है वो नाकाफी है? पीटीआई सबूत इकट्ठे करने गई है लंदन में, हो क्या रहा है लंदन में? जी बिल्कुल, लंदन के अंदर जो सियासी हल्के हैं उनमें बिल्कुल ये चहमगोइयां जारी हैं कि चौधरी निसार का लंदन में होना और शेख रशीद और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, ये लंदन में हमारी तरह के मुताबिक कल जो है वो अहम बैठक लगने वाली है। आज चूंकि इमरान खान साहब जो हैं वो सीधे मैनचेस्टर जा रहे हैं, वहाँ उनके एक बड़े पुराने दोस्त हैं, उनकी हमशीरा की शादी है। उसके बाद जो है ये सारे रहनुमा कल लंदन में इकट्ठे होंगे और पीटीआई के जराए इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि आया पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो है वो उनकी कोई मुलाकात चौधरी निसार से है या नहीं है, वो तस्दीक नहीं कर रहे। लेकिन हमें ये ज़ाहिर ने बताया कि एक मुश्तरका दोस्त के घर जो है वो खाने पर दोनों रहनुमाओं का इकट्ठे होने का बड़ा कभी इम्कान है और इसमें जो है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त तेजी से बदलती हुई सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू शरीद होगी। और दूसरी जो बात आपने की कि पनामा किन बातों पर मबनी होगी? अगर चौधरी निसार और इमरान खान की मुलाकात होती है, दोनों जानिब से राजी हो जाते हैं, दोनों अफ्रीकैन के मुलाकात कर ली जाए, तो किन बातों पर मबनी होगी? क्या कोई डील होगी? कोई एक स्टेप पीछे हटने की इमरान खान कोशिश करेंगे, एक स्टेप पीछे हटने की हुकूमत कोशिश करेगी, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? क्या इन बातों पर मबनी हो सकती है ये मुलाकात? बिल्कुल, सियासी हल्के तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो मुमकिन फैसला है
वो शायद दोनों अफ्रीकैन के लिए विन विन की सिचुएशन हो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा रास्ता निकालने की उम्मीद नजर आ रही है कि जिसमें दोनों अफ्रीकैन भी कहें कि हम ये केस जीत चुके हैं। और चूंकि जो चौधरी निसार हैं, ये इनका नाम बहुत देर से मुमकिना जो मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर लिया जाता है, तो सियासी हल्के इस बात का भी दावा कर रहे हैं, चूंकि इमरान खान के बड़े पुराने दोस्त हैं चौधरी निसार, तो हो सकता है कि उन्हें किसी हवाले से ये एतमाद भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवाना आपका। इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इमरान इस्माइल साहब, क्या ये मुलाकात वाकई पर्सनल एक विजिट है, खान साहब का पर्सनल विजिट के साथ? आप देखें शाह महमूद कुरैशी की वहां पर मौजूदगी, नईमुल हक साहब वहां पर, शेख रशीद साहब वहां पर, फिर चौधरी निसार की वहां पर मौजूदगी, क्या वाकई कोई डील, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, या खान साहब या पीटीआई की जो दूसरी क़यादत वहां पर गई है, कोई सबूत इकट्ठे करने गए हैं लंदन से? ये तो मुझे इल्म है कि खान साहब अपने बच्चों से मिलने गए हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो जाना चाह रहे थे और ये सियासी इंगेजमेंट्स की वजह से वो नहीं जा पाए, और इस वक्त वो अपने बच्चों से मिलने गए। जहाँ तक कोई डील की बात है, तो पीटीआई ने ना कभी माजी में डील की है और ना कभी पीटीआई आगे कोई ऐसी डील करेगी जिससे आवाम को धोखे में रखा जाए और हम कोई पीछे से डील कर जाएं। ये पीटीआई का वतीरा नहीं है, वरना कई डीलों के तहत पीटीआई अब तक हुकूमत में आ चुकी होती। बात यह है कि अब तो कहा जा रहा है कि पीटीआई को फेस सेविंग चाहिए। पीटीआई का ये वतीरा रहा है कि इल्जामात लगाना पीटीआई का वतीरा रहा है, लेकिन पीटीआई सच साबित नहीं कर सकी कभी भी इल्जामात को। अगर आप मुझे कंप्लीट करने दें तो मैं आगे करके सारे जवाब दूंगा। पीटीआई का मैंने आपसे अर्ज किया ना कि डील इस वक्त आप मुझे बताएं, अगर चले हम अज्यूम कर लेंगे जी कोई डील करने गए, तो क्या पॉसिबली क्या डील हो सकती है? लेट्स से हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन आपने किया, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम कोई सुने तो सही डील, पॉसिबल डील क्या हो सकती है? केस सुप्रीम कोर्ट में है, अगर कोई डील में सुप्रीम कोर्ट शामिल होती है तो इसका मतलब है पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम ही चैलेंजेबल है कि कोई डील हम आपस में कर लें और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला कर दे, जैसे अभी वो बता रहे थे कि जी कोई ऐसा फैसला आ जाए कि दोनों खुश हो जाएं, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट शामिल हुई इस डील के अंदर, तो फिर तो जस्टिस सिस्टम ही फेल हो गया मुल्क का, फिर कोई चीज़ का फ़ायदा ही नहीं हुआ करना। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी थोड़ी सी मुताद गुफ्तगू करने की भी ज़रूरत है और अपने चेक एंड बैलेंस भी करेक्ट करने हैं कि अब कोई डील का मौका है नहीं, कोई चांस हो ही नहीं सकता। जब आपने बॉल सुप्रीम कोर्ट की उसमें डाल दी, वहाँ पे डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग हो रही है, वहाँ पे जो बातें ठीक हैं गलत हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आपको रोज़ मिल रहे हैं, चाहे वो कतरी शहजादे का ख़त हो या पीटीआई के सबूत के हवाले से बात हो या और कोई बात हो, वो वहाँ से आपको मिल रहे हैं। उससे हम नतीजा अखज़ नहीं कर सकते फ़िलहाल की जजमेंट क्या आएगी। मैं समझता हूँ कि जब दोनों फरीकैन पीएमएलएन और पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं और वहाँ से जजमेंट मुतवक्को है और अपने अपने केसेस लड़ रहे हैं, तो इस वक्त तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कोई किसी से डील क्या करेगा। मुझे बताएं, कोई पॉसिबल ही नहीं है डील होना, तो लिहाजा ये डील इज़ आउट। वन, मैंने आपसे कहा कि पीटीआई हैज़ नेवर डन अ डील, किसी चीज़ के साथ बैकडोर कोई डील हमने नहीं की। नंबर 2, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और नंबर 2, इस वक्त डील मुमकिन ही नहीं है। कोई अगर चौधरी निसार और इमरान खान मिलकर कोई आपस में तय भी कर लें तो क्या तय करेंगे? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने देना है। तो लिहाजा ये दो चीज़ें बिल्कुल मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके ऊपर लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस। तो चौधरी निसार और इमरान खान साहब की मुलाकात मुतवक्के है या बेबुनियाद खबरें हैं? मुझे कोई इल्म नहीं है, मैं नहीं समझता कि कोई मुलाकात डिसाइडेड है या शेड्यूल्ड मुलाकात है। आई डोंट थिंक कि कोई मुलाकात होनी भी है वहाँ पे। बाकी जो अभी खान साहब गए हैं वो बच्चों से मिलने गए हैं, नईमुल हक साहब उनके साथ क्यों गए मुझे इल्म नहीं इसका, शायद वो छुट्टियां गुजारने गए हों या वो भी थोड़ा दिन ऑफ लेना चाह रहे हो, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड से पीटीआई इस वक्त गुजरी है। हमने बड़ा एक केस बिल्डअप किया है पिछले 7 महीने हमने और कोई काम नहीं किया अलावा इसके कि हम इस केस को बिल्डअप करते, और इसको हम यहाँ तक जो लाए हैं इस केस को, ये भी पीटीआई का ही क्रेडिट है, वरना ये तो दफन हो गया था। आप मुझे बताएं रमज़ान में ये केस किधर गया था? ये तो किसी अखबार के छोटे से 1 कॉलम के अंदर आ गया था, वहाँ से भी निकल जाता। हद तो ये हो गई थी कि असम्बली के अंदर खड़े होकर ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि मियाँ साहब फिक्र ना करें, कुछ अरसे में लोग इसको भूल जाएंगे। तो ये यहाँ तक जिस नहज तक जब हम पहुँच जाएँ तो उसके बाद फिर इस केस को वापस रिवाइव करके लाना, एक तो यही बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि डिफेंस मिनिस्टर खड़ा हुआ प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि आप फिक्र ना करें, लोग इस करप्शन के बारे में भूल जाएंगे। ये मुझे तो समझ नहीं है कि किधर चला गया मामला।
अब ये कतरी शहजादे का खत है, दिस इज सो शेमफुल। सही, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद इसी कतरी शहजादे की बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से भी खिताब किया, पार्लियामेंट में भी खिताब किया, पनामा पेपर्स के हवाले से सारी तफसीलात भी बताई, लेकिन कतर में जो सरमायाकारी इस हवाले से कोई बात नहीं की गई। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो अमल है ये आइन के आर्टिकल 62 और 63 के खिलाफ नहीं है? एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जफर हिलाली साहब, एक जानिब तो पीटीआई है अखबारी खबरों पर इन्हिसार कर रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तकरीरें हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पूरी तकरीरों को पढ़कर सुनाया जाता है। दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो कतरी शहजादे का खत पेश कर रही है। किस किस्म के सबूत पेश किए जा रहे हैं? तो क्या इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहने पर हक जानिब नहीं कि ये केस वाकई 2099 तक भी अगर इसी तरह लगे रहे ये खत्म नहीं हो सकता पनामा केस का मामला? शाजिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज तक समझ नहीं सका कि क्या इस केस में है क्या पेचीदा मामला जो लोग समझ नहीं सकते हैं। 90s में नवाज शरीफ साहब, अब्बास शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और अल हुदैबिया ने कहा था कि हमें लोन चाहिए और हमारे पास ज़मानत देने के लिए 4 फ्लैट्स हैं। वो जो अल तौफीक का बंदा था उसने कहा, इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसने कहा ठीक है किधर है ज़मानत, उन्होंने दिया ज़मानत। उसने चेक किया और पता किया कि ये 4 फ्लैट्स जो हैं इनके वाकई इनके नाम पे है। तो उसने कहा ठीक है, उसको उन्होंने 7 मिलियन पाउंड जो उस वक्त जो इस वक्त मेरे ख्याल में 14, 15, 20 मिलियन डॉलर है उसने दे दिया उनको। जब उन्होंने दे दिया तो इन्होंने ले लिया और फिर लोन को वापस नहीं किया, तो उसने सू किया इनको। वो अदालत में गया, ब्रिटिश अदालत में। ब्रिटिश अदालत ने मार्च 99 में फैसला कर लिया कि भाई ये जो लोन है ये दें, अगर आप ना दें तो ये जमानत जब्त हो जाएगा। तो फौरन ये 4 भाई और हुदैबिया ने फौरन लोन को दे दिया। अच्छा भाई, वो लोन जो लिया था उसको अदा कर दिया, वो पैसे किधर से आए चलिए वो अलग बात है। जब इन्होंने अदा कर दिया तो कोर्ट्स ने कहा ठीक है अब इनको छुटकारा इनका हो गया। तो ये सब जो है ये सब 2006 से पहले हुआ, ये 99 का फैसला है, मार्च 99। तो 2005 और 6 की क्या जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने फ्लैट उस वक्त लिया। एक दूसरी बात शाजिया, ये तो प्रूफ है ना, इट इज ऑन द रिकॉर्ड। दूसरी बात ये कहने लगे कि हम जब पाकिस्तान से गए हम जाके दुबई में स्टील मिल लगा दिया 1970s में। भाई स्टील मिल लगाने के लिए आप पाकिस्तान से पैसे कैसे ले गए, कौन से पैसे ले गए, चलो वो भी हम नहीं पूछते। फिर ये कहने लगे कि 1980 में हम ये जद्दा भेज के उधर स्टील मिल लगा दिया। भाई कतरी तो कह रहा है 1980 में आपने उसके बाप या परदादा के साथ पता नहीं कौन इन्वेस्टमेंट किया है जमीन पे, लैंड पे, ये वो। तो क्या किया आपने, स्टील मिल जद्दा में सेटअप किया कि लैंड लिया लंदन में, क्या किया आपने? और अगर लैंड लिया लंदन में तो फिर जद्दा का स्टील मिल के पैसे किधर आए? और अगर जद्दा का मिल सेट किया तो फिर लैंड जफर हिलाली साहब, कहने की बात ये है 100% झूठ। शहबाज शरीफ की एहलिया सुन रहे हैं, शहबाज शरीफ की एहलिया तमीना दुरानी के बयान ने एकदम से सिचुएशन का बदल दिया है। वो कहती हैं जो फ्लैट्स असासी मियां शरीफ के तो थे ही नहीं, अगर मियां शरीफ के होते तो शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में भी आते, अब्बास शरीफ साहब के भी हिस्से में भी आते। बिल्कुल। तो ठीक है ना, वो कह रही है। तो मुझे नहीं पता इंटरनल अरेंजमेंट्स क्या थे, मगर आप देखिए क्या है पेचीदा इस बात पे। आप मुझे बताएं पेचीदा मामला क्या है कि अगर आपने 1980 में उसको पैसे दिए, जद्दा में मिल, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मिल सेटअप किया मैंने 1980 में, और कतरी कहता है ये मेरे बाप को पैसे दिए। ये क्या हो रहा है भाई? कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, झूठ बोला गया है, झूठ है। अब बात खत्म करें। झूठ जब आपको मुनासिब हो जाता है, when you know it's a lie, disqualify करें and move ahead। ठीक है जनरल साहब, जो बातें हिलाली साहब कर रहे हैं, जनरल अमजद शुएब साहब,
तो आप समझते हैं कि जो पनामा पेपर्स हैं यही बजाते खुद एक सबूत है, क्योंकि अगर सबूतों की बात की जाए, पीटीआई जो सबूत लेकर जा रही है अदालत उससे मुतमईन नहीं हो रही है। हुकूमत की जानिब से कतरी जो शहजादे का खत है वो पेश किया गया, अदालत उससे मुतमईन नहीं हो रही है। तो किस किस्म के सबूत, तो फिर क्या समझा जाए को पनामा पेपर्स जो बजाते खुद एक सबूत है जिस पर दूसरे ममालिक के वजीर आजम, आइसलैंड के वजीर आजम मुस्ताफी हुए, इसके अलावा किसी और सबूतों की जरूरत है? मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मुस्ताफ़ी हुए वहाँ तो कोई अखलाकियात का अमल दखल था, यहाँ तो वो चीज़ नहीं है। और एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसके बहुत सारे पहले से शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन ये कि उसको गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। और अदालत जो ऑब्जर्वेशंस दे रही है वो अभी मुकदमा बिल्कुल शुरू हुआ है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ेगा तो जो इस्तगासा है मामला आप नहीं समझते फिर मामला रुक जाएगा, चीजें रुक जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में मौसम सरमा की छुट्टियां आ जाएंगी। मेरा अपना अंदाजा है, देखिए अभी ये खत जो है इसकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश करनी जरूरी है, जो कि कतरी शहजादे ने लिखा है। अब अगर कतरी शहजादा खुद पेश नहीं होता और वो आके अपने खत को वेरीफाई नहीं करता और ये नहीं बताता कि वाकई ये हुआ, क्योंकि अभी उससे क्वेश्चन कई पूछे जाएंगे। जैसे अभी आपने ये हिलाली साहब की बात सुनी जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो उसमें भी तजाद मौजूद है कि 1980 में वो दादा को दिया, या स्टील मिल वहाँ पे लगाई, पैसा एक ही था, वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ। तो इसमें तजाद तो बहुत सारे होंगे जो कि इस्तगासा क्वेश्चन करेगा। और इसी तरह जैसे मुकदमे की बात की है हिलाली साहब ने, उसमें भी एक और मुकदमा निकलता है, वो ये कि जो जिस मिल के ऊपर उन्होंने कर्जा लिया था वो हुदैबिया पेपर मिल है और उसमें ये फ्लैट रखे गए थे। जो मलकियत के कागज़ वहाँ जमा कराए गए उनमें शहबाज शरीफ साहब का भी नाम है। कल अगर वो पेपर्स आ जाते हैं सामने तो आप शहबाज शरीफ साहब को भी इसमें शामिल कर देंगे कि जी आप भी बताइए कि ये पैसा कैसे बाहर गया। और उसमें अब्बास का नाम भी है, जो इनके भाई अब्बास शरीफ थे वो इंतकाल कर चुके हैं। इसके अलावा हुदैबिया पेपर मिल के ऊपर जो लोन लिया गया वो हुदैबिया पेपर मिल से आपने कमा के तो उसको अदा करना था। हुदैबिया पेपर मिल पाकिस्तान में थी, कर्जा इंग्लैंड में लिया गया, उस कर्जे को अदा किया इन्होंने। अब वो कर्जा अदा अगर किया है तो हुदैबिया पेपर मिल के अकाउंट्स आपको बताएंगे कि क्या यहाँ से पैसा गया, अगर वो गया तो कैसे गया, और अगर यहाँ से वो पैसा नहीं गया तो वो पैसा कहाँ से आया था जिसके जरिए कर्जा रीपे हुआ, क्योंकि वो अपार्टमेंट जुबैर साहब भी मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जनरल साहब, वो छूट, जनरल साहब जुबैर साहब लाइन पर मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। जी बहुत सारी वकरा भी बाहर निकालेंगे। ठीक है जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जुबैर साहब, हिलाली साहब की भी बातें आपने सुनी, जनरल शुएब साहब की आपने भी बातें सुनी। अगर आप लोगों के लिए मामला इतना सिंपल है, इतना सादा है, पीटीआई बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है, झूठ पर मबनी इल्जामात लगा रही है, तो अब तक तो कि मामला हल हो जाना चाहिए था। जिस तरह के आप लोग सबूत पेश कर रहे हैं, कतरी शहजादे उन साहब का सबूत लाया गया, उनका खत पेश किया गया, ये मामला तो हल हो जाना चाहिए था। मामला पेचीदा क्यों होता जा रहा है दिन ब दिन? पेचीदा नहीं होता जा रहा, आपके हिसाब से पेचीदा होता जा रहा है। आई कैन सी फ्रस्ट्रेशन हिलाली साहब के उसमें आर्गूमेंट्स में। जनरल शुएब साहब का नहीं मैं कह रहा, वो तो अपने आर्गूमेंट पेश कर रहे थे, बट हिलाली साहब क्लियरली लुक्स डिसअपॉइंटेड एट नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स जो वो उनकी ख्वाहिश थी। देखिए इसमें शादी, अरे यार फैक्ट्स पे बात करें जुबैर साहब। मुझे पता था, आ रहा हूँ फैक्ट्स, आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि कहाँ से शुरू हुआ था ये मुकदमा, ये जो इल्जामात क्या थे, और आप कंफर्म कर दीजिएगा मुझे कि ये इल्जामात थे या नहीं थे, कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है यहाँ से पाकिस्तान, करप्शन का पैसा यहाँ से कमा के भेजा गया। तीसरा था कि टैक्स एवेजन की गई है। चौथा था कि जी अपने जो एसेट्स में डिक्लेरेशन गलत की है। पांचवा ये था कि जी 93-94 में खरीदे गए। यही थे ना इल्जामात। अब फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये इल्जामात खुद पीटीआई ने खुद ही डिमोलिश कर दी बाय आस्किंग दी जजेस कि हम तो आपके पास इसलिए आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कुछ नहीं है, टैक्स एवेजन के सिलसिले में कुछ नहीं है, नॉन डिक्लेरेशन के सिलसिले में कुछ नहीं है, 93-94 में खरीदे गए थे उसके सिलसिले में कुछ नहीं है। ये पीटीआई ने मौक़िफ़ लिया है कोर्ट में।
तो जलसों में और टॉक शोज में बात करना एक होता है और जब आप कोर्ट में जाते हैं तो दूसरी बात होती है। तो उन्होंने खुद ही अपना केस डिमोलिश किया। ठीक है, तो अभी लेकिन आप पर प्रूफ तो आप लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे ना। ये एक मिनट से बात हौसला कर लो। आप 3 है, मैं एक बात, अगर आप नहीं कोई 3 एक नहीं है, ये इन्होंने एक नया निकाला है स्टाइल, मुकाबलेबाजी नहीं हो रही। ये इन्होंने नया स्टाइल निकाला कि हर एक को बोलते हैं कि 3 है मैं 1 हूं, आप 3 है हम 3 है 1 आप, ये गलत बात कर रहे हैं आप। ये नया स्टाइल निकाला इनका, हर आदमी टीवी पे आके ये बोलता है आप 3 है मैं अकेला, जितने मेरे दूसरे बाकी गेस्ट हैं, इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं है। सुनने का हौसला तो कर लें। मैं कह रहा था कि आप का मौक़िफ़ एक है और मेरा, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ आप एक पार्टी है। मैंने कहा आपका एक नुक्ते नजर है, मैं डिफरेंट। आप अपने ऑडियंस से इस प्रोग्राम के बाद पूछ लेना ना कि आपका। अच्छा ये कहा नहीं आपने, आप भूल गए होंगे जैसे कतरी शहजादे का खत भूल गए थे ना, ऐसे ये कहना भूल गए आप। आपने सोचा होगा, कहा नहीं। आप मेरी जो बात मैं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि वो खुद ब खुद, अब शाजिया जो आपने अब मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आपने भी तो कुछ नहीं दिया, यही आप पूछ रही थी ना, तो मुझे जवाब तो देने देना। जी अच्छा ब्रेक लेने दें जुबैर साहब, साथ रहिएगा। वैसे आप फोन बंद कर जाते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक या कोई सवाल करें आप फोन मत बंद कीजिएगा, सवालात हैं इनके जवाब जरूर दीजिएगा। नाज़रीन मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीन। इमरान इस्माइल साहब को कहीं जाना है, वो कुछ कहना चाह रहे थे जुबैर साहब से। इमरान साहब देखिए, मैं तो सिंपल सी इनसे बात ही कहना चाह रहा हूँ कि जब कतरी शहजादे का खत आया ना, तो उस दिन जुबैर साहब को खुद 440 वोल्ट का झटका लगा। इनको भी नहीं पता था, पता तो मियाँ साहब को भी नहीं था 4 दिन पहले तक ये कतरी शहजादे से भी काम किया हुआ है। तो ये इस तरह के काम तो ये करते रहे। ये मोहम्मद बिन कासिम से लेके मोहम्मद बिन जासिम तक के सारे खतूत ला देंगे। लेकिन आप बात जो पते की है वो ये है कि ये आज तक ये नहीं बता सकेंगे कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। जो ये सवाल मुझसे कर रहे हैं ना, मैं वही सवाल वापस इन पर डाल रहा हूँ। सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया, दुबई से पैसा गया कि कतर से गया कि जद्दा से गया, स्टील मिल कैसे लगी। आप तो टैक्स पेयर ही नहीं थे, 5000 रुपये टैक्स पे कर रहे थे। बेगम कुलसुम नवाज की नेटवर्थ नवाज शरीफ साहब ने जाहिर की 38,000 रुपया, 5,000 रुपये से कम टैक्स पे करते रहे। इनके पास पैसा ही नहीं था। बकौल इनके तो इनको मुशर्रफ साहब ने लूट लिया था, सारी चीज़ें जब्त कर ली थी। खाली हाथ पाकिस्तान से बाहर वो मुआहदा करके गए थे, झूठ बोल के कौम के साथ कि हमने कोई मुआहदा नहीं किया। मुआहदा भी सामने आ गया, इसी तरह दूसरे झूठ भी सामने आ जाएंगे इनके। ये खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, सारे सबूत ये लाएंगे। झूठ के पैर ही नहीं होते हैं, ये कैसे बचेंगे यहाँ से मुझे बताएं। ये मुआहदा करके गए, इन्होंने झूठ बोला हमने मुआहदा नहीं किया, वो मुआहदा सामने आ गया। ये उसके बाद ये कहते गए कि हम तो खाली हाथ गए थे, बड़ी हमने कमर बांधी, बड़ी मेहनत की। सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, टॉक शोज में, प्रोग्राम्स में तो हम ये बातें करते हैं, पीटीआई बातें करते हैं, लेकिन मजा तो तब है ना कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों को प्रूफ करें। 600 पेजेस का एविडेंस हमने सुप्रीम कोर्ट में दिए और ये बच नहीं सकेंगे उन सबूतों से। ये इसी तरह के लेटर लाते रहेंगे, ये जाली लव लेटर्स। आज इससे लाएं, कल किसी और से ले आएंगे। ये पहले भी लाएं, जो पहले सवाल हो रहा था ना, हुदैबिया पेपर मिल के पैसे किसने पे किए, उस वक्त भी एक शेख ने गिफ्ट किया था, उसका लेटर भी है इनके पास। बड़े कमाल लोग हैं जी ये, इनको ऐसे ऐसे तोहफे मिलते हैं, अरबों खरबों के तोहफे मिलते हैं इनको। कमाल लोग हैं ये, इतने प्यारे हैं। और मासूमियत तो देखें कितनी मासूमियत है। ये जुबैर साहब को भी पता है कि वो चोरी को डिफेंड कर रहे हैं। ये इनके दूसरे उजरा को भी पता है कि वो चोरी को डिफेंड कर रहे हैं। जी जुबैर साहब सुना आपने, जवाब दे दें आप। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखें, बात मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा तरीके से असूल से बात करनी चाहिए, क्योंकि बात ही मसला ही है पीटीआई का। एग्जैक्टली जो आप पॉइंट आउट कर रही थी कि आप रेलिवेंट बात करें और रेलिवेंट ये कह देना कि ये डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, फलाना करते हैं। वो 16 साल का था, 18 साल का। ये बाहर बैठ के आप मजे लेते रहते हैं, वहां जब कोर्ट में जाते हैं तो सीटों में धसे हुए होते हैं। और वहां जाके लॉयर, हम नहीं कह रहे, हमने नहीं कहा, ये कह रहे हैं ना 600 पेजेस के। अपोलोजाइज किया हामिद खान ने, अपोलोजाइज किया इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हुदैबिया भी कर रहे हैं। आज के अखबारात उठा के पूरी प्रोसीडिंग कल की पढ़ लें कि हुदैबिया पर कौन से जज ने काम किया था। अखबारात में तो बकौल आपके पकौड़े बिकते हैं। नहीं, असमत मेरे बकौली जस्टिस असमत सईद ने उस पर अल हुदैबिया केस पर कल हामिद। अच्छा जुबैर साहब एक सवाल का जवाब दे दें। जुबैर साहब, आप लोग प्राइम मिनिस्टर इररेलेवेंट बातें करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक जवाब दे दूं। अच्छा एक बात का जुबैर साहब जवाब दे दें, इसके बाद नहीं बोलूंगा। एक बात का,
क्या मियाँ साहब पाकिस्तान से मुआहिदा करके गए थे और झूठ नहीं बोला था कौम से उन्होंने कि मैंने कोई मुआहिदा नहीं किया? सिर्फ इसका जवाब दे दें मुझे आप। आई रेस्ट माई केस। आप पूरा प्रोग्राम आपका हुआ, आप बोलते जाइएगा, सिर्फ हाँ या ना का जवाब दे दें, हाँ या ना में जवाब दे दें। क्या मियाँ साहब मुशर्रफ के साथ मुआहिदा करके पाकिस्तान से बाहर गए थे और उन्होंने कौम से झूठ नहीं बोला था कि मैंने कोई मुआहिदा नहीं किया? It just shows the frustration of PTI leadership. कि अब No, just tell me yes or no. I'm simple. I rest my case. I'll give you all the time to talk. क्या बात कर रहे हैं यार? You know you are defending something that cannot be defended. मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। जुबैर साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट से भी खिताब किया, 2 बार कौम से भी खिताब किया, तब कतर की किसी सरमायाकारी कतर का कोई जिक्र नहीं आया। तो आप नहीं समझते, आईनी और कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस पर ये आइन के आर्टिकल 62 और 63 के खिलाफ है, और अगर ये कतर की सरमायाकारी की बात अब सामने आई है, इसका मतलब ये हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सब कुछ छुपाया, कौम से झूठ बोला, और ये आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। आईनी और कानूनी माहिरीन ये बातें कर रहे हैं। एक सेकंड, एक तो आईनी और एलएनजी का शहजादा है। प्लीज आई एम सॉरी, आई कांट पार्टिसिपेट लाइक। जी मेरे तो सवाल का जवाब दे दें। है ना एलएनजी का शहजादा, उसको महंगी एलएनजी खरीदी है उनसे इन्होंने। अभी इमरान इस्माइल साहब जवाब ले लें, इमरान इस्माइल साहब जवाब ले लें, जुबैर साहब जवाब दे दें। ले ये इंटेलेक्चुअल लेवल है ये पीटीआई का, अर्बन एजुकेटेड, कि कोई रेलेवेंट बात नहीं यार। कमाल है, मैं तो पहले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, आप तो अर्बन एजुकेटेड है ना, आप जवाब दे दें। एलएनजी का मुआवजा नहीं किया वो उससे, $6 में खरीदा है प्लीज। जातियात पे ये कर रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं पहले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, ये बहुत हायर एजुकेशन इन्होंने ली हुई ऑक्सफोर्ड से। जवाब दें, एलएनजी का सौदा नहीं किया। प्लीज कैसे जवाब दूं? वो चुप करेंगे तो मैं जवाब दूंगा ना। इमरान इस्माइल साहब प्लीज मुझे जवाब लेने दें, इलाली साहब भी बैठे, मुझे उनका भी कमेंट लेना है। सॉरी, आपने सवाल किया ये भी नहीं याद रहा। तो देखें, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो इलाली साहब ने और जनरल शुएब ने बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन उठाया था कि जी जो पैसे से स्टील मिल लगाई थी या कतरी इन्वेस्टमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड कि कतर में इन्वेस्टमेंट, कतर के थ्रू इन्वेस्टमेंट 1980 में की थी, स्टील मिल 2001 में लगाई। 21 साल का फर्क है। 21 साल में अगर आप 15% से भी कमाएंगे ना तो 3 मिलियन के $48 मिलियन हो जाएंगे, और वो हमने सबूत लेजर में दिया हुआ, लेजर पूरा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट का। अगर आप हमारी गवाही देखेंगे तो ये कहना कि जी तो 21 साल का अर्थ बिल्कुल कहीं तो टैक्स दिया होगा। सुन तो लें, पहले सुन लें इमरान इस्माइल, कहीं तो टैक्स भी दिया होगा जुबैर साहब, कहीं तो टैक्स भी दिया होगा। 15% के हिसाब से कहाँ पे धंधा करे थे वहाँ टैक्स तो दिया होगा। अच्छा बात सुने इमरान इस्माइल प्लीज, आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, बट मुझे आंसर देने दें। मैं ये कह रहा हूँ किस जगह टैक्स। आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन टू। भाई आपने सवाल का जवाब सुन लेना, जवाब लेने दे इमरान इस्माइल साहब। मिडिल ईस्ट में कौन सा ना, मैं सुना क्या करूं, मैं मुंह पे जिप लगा के बैठ जाऊं, क्या करूं? तो आप सवाल पूछते तो जवाब भी तो लिया करें ना। जब आपसे बात करूंगी फिर आप अपना टाइम पूरा लीजिएगा। जवाब सुनाएं, आप अपना टाइम पूरा लीजिएगा। जवाब सुनाएं, सुन रहा हूं। मिडिल ईस्ट में 1980s 90s 2000s में किस मिडिल ईस्ट कंट्री में कॉर्पोरेट टैक्स था या इनकम टैक्स था जो आप पूछ रहे हैं मेरे से? क्या बात है इसमें? एक ढूंढते रहे आप। भाई एक मिडिल ईस्ट नाइजीरिया के भी शहजादे का लेटर ले आए, वहाँ भी नहीं था टैक्स। यार ये इमरान इस्माइल आप ये टॉक शोज में बैठ के हंसते भाई, कोई तो बुक्स होंगी, कोई धंधा किया होगा भाई, मेरे खुदा के वास्ते यार, कोई बैंक अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे। सुने ना जुबैर साहब, आप सुने ना, टैक्स चले टैक्स नहीं था, मान ली बात आपकी मैंने, कोई टैक्स नहीं था, कोई टैक्स नहीं था। कोई धंधे में कोई बैंक अकाउंट्स मेंटेन हुए होंगे, कहीं ट्रांजैक्शंस नजर आ रही होंगी, कोई माल आ रहा होगा, कोई माल बिक रहा होगा, कोई जा रहा होगा। आप तो डिफॉल्टर थे यार। यू वर डिफॉल्टर इन दुबई, यू डिफॉल्टेड। आपने बात ये है कि पीटीआई और नून लीग के जो रहनुमा है वो टॉक शोज में आकर तो एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने की कोशिश करते हैं। जफर इलाही साहब अभी आप मिसाल देख रहे हैं, जुबैर साहब और इमरान इस्माइल। सुप्रीम कोर्ट में कोई कुछ पेश नहीं कर पाता, सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत नहीं लेकर जा पाता। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा कि हमने नहीं पेश किया, हमारे लिए कुछ भी नहीं कहा। आपने क्या पेश किया? अगर आप लोगों ने कोई सबूत पेश किए जी। एक सेकंड शाजिया, एक सेकंड, मुझे आप एक लफ्ज बता दें किसी भी जज का कि जिसने ये कहा होगा कि आप कुछ नहीं लेके आए। एक लफ्ज अपनी तरफ से लगा रहे हैं आप लोगों ने नहीं, हम अपनी तरफ से क्या लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि दोनों तरफ से अगर इसी तरह के सबूत पेश किए जाते रहे तो 2099 तक भी ये जो केस है
ये हल नहीं हो सकता। आप देखें, आप ये लास्ट हियरिंग देखें, उन्होंने हामिद खान ने जब पूरी 3 तकरीरें पढ़ी थी तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने हमारे 2000 साल ज़ाया किए। हमें कब कहा था? हमारा लॉयर तो चुप करके बैठा हुआ था। आपके लॉयर के क्वेश्चंस पर भी ये रिमार्क्स आए थे। आप मेरे ख्याल में आप भूल रहे हैं। हिलाली साहब, हामिद खान हैज रिजाइन्ड एज अ लॉयर बिकॉज़ ही हैज बीन गिवन नथिंग। ये जलसों में सिर्फ बोलते हैं। इमरान खान कहते थे वो अलग हो गए। हिलाली साहब वो शरीफ आदमी की बेइज्जती करवा। देखिए जी, ये इस पे क्या जरूरत है जाने का कि कितने पैसे बनाए, कितना प्रॉफिट बना। वैसे हालांकि क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। अगर आप कहते हैं कि मैं गया और स्टील मिल खरीद लिया जद्दा में, तो लोग पूछेंगे आपने पैसे किधर बनाए, कैसे बनाए, कितना टैक्स दिया। मगर चलिए वो भी भूल जाए। एक चीज तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मेरे पास कोई फ्लैट्स 2006 तक नहीं थे, और साथ साथ ब्रिटिश कोर्ट सर्टिफाइड जजमेंट, अगर आप चाहते हैं मैं कोर्ट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट निकाल के कह सकता हूं कि उनके नाम में कोलैटरल 4 फ्लैट्स थे 1996, 7, 8 जब भी वो था, बिफोर 2005 और 6। तो खुदा के लिए ये तो झूठ निकल आया ना कि ये किधर छुपा सकते हैं आप झूठ। मैं एक ही चीज पे हैरान हूं कि इमरान खान साहब ये सर्टिफाइड जजमेंट कोर्ट्स का मार्च 99 का जजमेंट क्यों नहीं निकाल के पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं वो ब्रिटिश जजमेंट हम नहीं मानते? क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश कोर्ट झूठ बोल रही है इसलिए कि उनको पता था 40, 30 साल, 20 साल बाद ये होगा या क्या होगा? देखिए, कहने की बात यह है, एक झूठ पे उनका ओहदा जा सकता है, इसलिए कि झूठ बोलना इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची के मेयर वसीम अख्तर की रिहाई। लेकिन इख्तियारात मांग रहे हैं, इख्तियारात नहीं होंगे तो कराची को दरपेश जो चैलेंजेस हैं वसीम अख्तर इनसे कैसे निपटेंगे? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनरल अमजद शेख साहब, कराची के मेयर वसीम अख्तर रिहा तो हो गए। कराची के अवाम आज भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची में मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जिस तरह फलाह बहबूद के अवामी खिदमत के लिए काम किए गए, वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि अब की बार भी ऐसे ही काम हो। लेकिन सूबाई हुकूमत जब इख्तियारात देने को तैयार ही नहीं है, तो आप समझते हैं कि ऐसे बल्दियाती इदारों का, ऐसे बल्दियाती जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनका कोई फायदा ही नहीं? जी, ये एक बहुत बड़ा मसला है। जो मुस्तफ़ा कमाल के वक्त में हुआ वो तो शायद दोबारा ना हो सके, क्योंकि उस ज़माने में जनरल मुशर्रफ ख़ास तौर पे उनको खसूसी फ़ंड्स वगैरह मुहैया करते थे और उनकी अपनी कमिटमेंट थी, तो वो चीज़ें तो शायद दोबारा ना हो सकें। वो फ़ंड्स फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से यूँ नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये जो हमारे अदारे हैं, अगर आपने वहाँ पे काम नहीं कर, इनको काम करने नहीं देना, इनको आपने, अगर अब वसीम अख्तर है, नेचुरली अगर उसके हाथ में रिसोर्सेज कोई नहीं है तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकेगा, छोटा मोटा काम भी नहीं हो सकेगा। मुश्किल ये है कि हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पहले दौर में, इन्होंने, जबकि जरदारी साहब खुद प्रेसिडेंट थे, बाज़ महकमे जो हैं वो बल्दियाती इन्होंने हुकूमतों से लेके तो वो अपने फेडरल गवर्नमेंट के पास दे दिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिए। अब उनमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है, वाटर बोर्ड वगैरह है, इस तरह के अदारे हैं जहाँ पे एक तो आम आदमी को काम पड़ता है, दूसरी तरफ ये है कि वहाँ पे अगर कोई रिश्वत वगैरह का काम करना चाहे तो वो भी बहुत हो सकता है, और अगर जेन्युइन रिसोर्सेज आप वहाँ पे बिल्डअप करने चाहें तो वो भी हो सकते हैं। लिहाजा ये एक टसल और तनाज़ा रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ पे कमाई है, पैसा बनाया जा सकता है, वो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कभी छोड़ेगी वो। और आप देखेंगे कि बिल आखिर सड़कों पे ये लोग होंगे और एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज हो रहा होगा। पीपल्स पार्टी जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को होल्ड करके बैठी हुई है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन अदारों को छोड़े। और नेचुरली फिर वसीम अख्तर की परफॉर्मेंस जो है वो
वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जिस पे कि वो फख्र कर सकें या आइंदा वोट मांग सकें। ठीक है साजिद अहमद साहब, अब जबकि एमक्यूएम तकसीम हो चुकी, एमक्यूएम के लोगों ने पाक सरजमीन पार्टी बना ली, एक एमक्यूएम आपकी है, एक एमक्यूएम लंदन के लोग हैं। उन्होंने जब वसीम अख्तर साहब की रिहाई हुई, क्या हुआ कराची में, सबने देखा किस तरह दोनों तरफ से कारकुन आमने सामने आए। कैसे अब अपने जो मुंतखब मेयर हैं वसीम अख्तर साहब, आप उनको बाइख्तियार बनाएंगे? जैसे कि मैंने पहले बात करी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो काम किए थे अपने जब वो नाजिम थे, बहुत अच्छे काम किए, लोग आज भी कराची के उनके कामों को याद करते हैं। आप अब लोग कैसे वसीम अख्तर साहब को बाइख्तियार बनाएंगे उस सूरत में जब सूबाई हुकूमत इख्तियारात देने को तैयार ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके प्रोग्राम में मौजूद सबसे पहले तमाम हाज़िरीन को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये कि देखें, जो आइन कहता है, आइन ये कहता है कि जो इस वक्त बलदियाती इदारे हैं उनको पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इख्तियारात दिए जाएं। अच्छा, ये जो बलदियाती इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुए हैं, वरना ये सियासी जमातें तो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब हमें भी ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इन्होंने इलेक्शन करवा के एक फॉर्मेलिटी पूरी की है, लेकिन उनको इख्तियारात देने के मूड में नहीं है। अच्छा, अब कराची क्योंकि माशी हब है, कराची पूरे पाकिस्तान को 67% रेवेन्यू देता है, सिंध गवर्नमेंट को, सिंध को 95% रेवेन्यू देता है, लेकिन कराची को उन्होंने कचरे का ढेर बना दिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गुज़श्ता 8 सालों के दौरान। अच्छा, अब इन्होंने जो कचरे उठाने का निज़ाम भी सीएम सिंध ने अपने हाथ में ले लिया, केडीए को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, यानी वो इदारे जो कि टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं वो तमाम इदारे सिंध गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ले लिए हैं, तो अब वो जो जनरेशन हो रही है, जो पैसे आ रहे हैं उसको आप कराची में तो लगाएं। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमने कराची के अंदर 300 लाख रुपए लगाए, लेकिन कराची के लोग जानते हैं कि इन्होंने 3 रुपया कहीं नहीं लगाया है इस 8 सालों के दौरान। और यही वजह है कि कराची की सड़कें टूटी फूटी, कराची में पानी का निजाम बुरा हो गया है, सर्विस का बुरा हाल है, ब्रिजेस जो कि बने थे एक जमाने के अंदर आज उनका बुरा हो गया। मुशर्रफ साहब के जमाने आप लोग अपने इख्तियारात की जंग कैसे लड़ेंगे? इख्तियारात कैसे लेंगे? एहतजाज करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, वजीर आला उसके बाद धरना देंगे, करेंगे क्या आप लोग? देखिए, अभी जिस तरह जनरल साहब ने एक बात कही कि यकीनन जब इनको इख्तियारात नहीं देंगे तो ये एहतजाज करेंगे, मैं इस बात से इनके मुत्ताफिक हूँ। अच्छा, दूसरी जनरल साहब ने एक बात ये कही कि फिर जब ये लोगों को काम नहीं करेंगे तो लोग इनको वोट भी देंगे, मैं इससे मुत्ताफिक नहीं हूँ। वो इसलिए कि लोग बादशाहों ने कराची के वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अज़बियत और तासुब का खेल खेल रही है, बल्कि इस तरह से मुत्तहदा कौमी मुल्क पाकिस्तान का वोट बैंक और बढ़ेगा, उनकी नफरत में और वोट हमें मिलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास भी एहतजाज का रास्ता रह जाता है, धरने का रास्ता रह जाता है, वही एजुटेशन, वही अफरा तफरी होगी, जिसका फायदा किसी को भी नहीं होगा। देखिए, मुत्तहदा कौम पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है 22 तारीख के बाद। अब हुकूमत को भी चाहिए, इदारों को भी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट या वफाक में, कि हमें स्टेबल करें, हमें मजबूत करें, हमारे सरों पर हाथ रखें, ताकि हम भी लोगों का, कराची के लोगों का काम करना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर हैं, बल्कि कराची के अंदर तो तमाम कौमियतों के लोग रहते हैं, हम सबकी खिदमत करना चाह रहे हैं। कोई अगर रोड बनेगी, चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को ये बात समझ में आई कि धरने से, एहतजाज से, एजिटेशन से आप लोगों को इख्तियारात मिलने वाले नहीं है। ज़फ़र इलाही साहब, योर कमेंट प्लीज। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको हक दिया, इलेक्शंस, मैंने फरमान दिया था कि इलेक्शंस होल्ड करें, तो सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि इलेक्शंस होल्ड करने के बाद इनके जो जायज पावर्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो इनको दिलाएं। इसलिए कि ये क्या बात हुई, आपने इलेक्शंस करवा दिया एंड पावरलेस हो गए। पावरलेस लोकल बॉडीज अगर हो, इट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे काम सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं, इलाही साहब कर दिया, का क्या फायदा? तो हम सबकी नजरें फिर हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट में लग जाए तो फिर इन सूबाई हुकूमतों का क्या फायदा? हुकूमत इस मुल्क में हुकूमतें आते हैं पैसे बनाने, अपने लोगों के लिए पैसे बनाने, अपने जेब को भरने। ये आपको नहीं पता है? कहने की बात यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फेवर किया है तो व्हाई डोंट दे इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन फुली, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि खुदा के लिए ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, आप इंटीरियर सिंध में जाके देखें क्या हालत है। वो छोड़े इंटीरियर सिंध, भुट्टो का गढ़ लड़खाना, उधर जाके देखें सूरज क्या है। तो आप समझते हैं कि ये कराची में कुछ करेंगे? कौन करेगा कराची में? ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए ये करेंगे कराची में? उनको तो आधे एड्रेसेस नहीं पता है कराची में क्या होता है। कहने की बात यह है कि एक ही इदारा है जो ये काम कर सकता है और वो इदारा है सुप्रीम कोर्ट। और अगर ये फेडरल गवर्नमेंट जो टोटली एंड कंप्लीटली पंजाब ओरिएंटेड है, अगर ये फेडरल गवर्नमेंट कहे
कि इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन और खुद एक फरीक बन के सुप्रीम कोर्ट को जाएं, जब शायद ये पावर्स रिस्टोर हो सकेंगे लोकल बॉडीज को। अदरवाइज मैं कराची का बाशिंदा आपको कहता हूं, वैसे ही रोड्स तबाह हो गए, वैसे सूरज खत्म हो गई है, और भी इसके बाद बुरा होगा। ऑलरेडी कराची 10। ठीक है साजिद अहमद साहब, में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।